आज हम लोग जो हैं धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी हुई एकांकी आवाज़ का नीलाम के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो आप लोगों को मैंने बताया है अभी कि पियानो हटाकर क्या बताऊं पियानो हटाकर क्या बताऊं, अखबार की दुनिया में रोज़ खबरें आती हैं। पड़तालों के नारे, लड़ाइयों का शोरगुल, सेनाओं की परेडें, जंगी जहाज़ों का घर्राटा। लेकिन मुझे सब इतने बेमानी लगते हैं, इतने खोखले लगते हैं जितने इस बचकाने खिलौने के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है कि इन्हीं ध्वंस और विनाश की आवाज़ों में कहीं नए इंसान की आवाज़ का भी निर्माण हो रहा है। मैंने सोचा उस आवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए, उसे ऊपर लाने के लिए अपनी हस्ती मिटा दूंगा। वही आवाज़ मेरी ज़िंदगी होगी। आप देख रही हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में जो हैं लेखक क्या कहना चाहता है, इसकी सहप्रसंग व्याख्या के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। सहप्रसंग व्याख्या हम लोग कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी संग्रह में संकलित जो धर्मवीर भारती हैं उनकी प्रसिद्ध एकांकी आवाज़ का नीलाम से ये गद्य लिया गया है। इसमें उक्त अवतरण में लेखक अपने आवाज़ पत्र के माध्यम से मानव के समाज मूल्यों समाज के मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा दी गई है और ये दिवाकर जी का कथन है। व्याख्या के लिए हम लोग देख सकते हैं कि लेखक पियानो बजाने के शौकीन हैं। उसे एक ओर हटाकर वो कहते हैं कि क्या बताऊं, इस अखबार की दुनिया, हड़तालें, नारे, लड़ाइयों का छीना झपटी और उनका शोरगुल, सेनाओं की चाक चौबंदी उनकी सीमाओं पर तैनाती के लिए होती है और बड़े बड़े जहाज़ आवागमन के बारे में ये बता रहे हैं आपको कि ये सब जंगी जहाज़ों का घर्राटा अर्थात आवागमन के साधनों का घर्राटा। लेकिन ये सब मुझे इतनी बेमानी से, इतने मूल्यहीन से लगते हैं कि जैसे कि बच्चों के खिलौनों के स्वर जो वास्तविक आवाज़ से कहीं कुछ भिन्न होते हैं। लेकिन ऐसा आभास होता है, दिवाकर जी यहाँ कह रहे हैं कि इसी विनाश और विध्वंस की आवाज़ों के बीच एक नवीन सामाजिक मानव की स्थापना हो रही है और वो एक नया इंसान इस बीच में ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से सच्चाई, पूर्ण रूप से सत्यता मरती नहीं है, वो किसी न किसी के रूप में विद्यमान रहती है। इसीलिए लेखक उस आत्मा की आवाज़ की ओर संकेत कर रहे हैं जो कि सत्य का अनुसरण करती है, सत्य के मार्ग को अपनाती है, सही बात को कहती है और वह कुछ लोगों में विद्यमान होती है। इसीलिए दिवाकर जी सोचते हैं कि मैं इसी बात को सोचता हूँ और मानसिक मूल्यों की आवाज़ को जो है संपादक इस पत्र में जो है ज़िंदा रखना चाहता हूँ। इसकी स्थापना के लिए, इसकी लगातार निरंतरता के लिए चाहे मुझे अपनी हस्ती मिटानी पड़े, वही मेरी आवाज़, मैं अपनी हस्ती मिटा दूंगा। अर्थात चाहे मेरा इसमें अस्तित्व नहीं रहे, हस्ती मिटा देना यानी कि उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े तो मैं उन सब की
मूल्यों की क्या कर दूँगा, न्योछावर कर दूँगा उस आवाज़ को बचाए रखने के लिए। और यही मेरे लिए क्या होगा, सबसे बड़ी बात होगी। वही आवाज़ मेरी ज़िंदगी होगी, अर्थात वही एक मेरी पहचान होगी। क्यों? क्योंकि जो पीड़ित और आतताई जनता की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, वह हमेशा के लिए शाश्वत हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे मूल्यों को लेकर के और किस प्रकार व्यक्ति महान बन जाता है उन सामाजिक मानव मूल्यों के लिए, जो कि हमारे समाज में गलत परंपराएं पड़ी हुई हैं, उनको मिटाने के लिए। यहाँ भी उसी बात की ओर लेखक संकेत करना चाह रहे हैं कि अर्थात आज की इस दुनिया में, इस तबातोड़ की ज़िंदगी में जो हैं अखबारों में हड़तालें, नारे, लड़ाइयाँ इत्यादियों का जब वर्णन होता है, सेनाओं की चमक धमक, शोरगुल और बड़े बड़े जहाज़ों के आवागमन, अर्थात हमने ये निर्यात कर लिया, वो कर लिया, ये संपन्न कर लिया, इन सब के बीच व्यक्ति जो कुछ महत्वपूर्ण है समाज में, वो मानव मूल्य, वो सत्यता और उन पीड़ित जनताओं की बात को रखने की बात अखबार के माध्यम से करता है। और यहाँ कवि यही कहना चाहता है। दूसरी व्याख्या एक हम लोग और भी देख सकते हैं, उसका मैं वर्णन कर रही हूँ। ओफो, आज गृह मंत्री आपके मित्र हैं, लेकिन सन 42 में गृह मंत्री आपके मित्र नहीं थे, जब पुलिस उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर आपके दरवाजे से ले गई थी। उस दिन आप उनसे दौड़कर गले नहीं मिले थे। उस दिन तो आप मिलिट्री के लिए ठेके ले रहे थे और आपके अखबार अंग्रेजी सरकार का विज्ञापन छाप रहे थे कि कांग्रेस वाले गुंडे हैं। कम से कम चटर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा तो नहीं लिखा था। इस पद को देख करके और व्याख्या के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित धर्मवीर भारती के द्वारा आवाज़ के नीलाम नामक एक अंकी से उद्धृत है। इस अवतरण में लेखक धर्मवीर भारती ने पूंजीवादी वर्ग की जो है स्वार्थपरता, मौका परस्ती और अमानवीय मूल्यों को यहाँ पर दर्शाया है। व्याख्या के लिए आप लोग कह सकती हैं कि यहाँ पर लेखक कहता है कि आज व्यक्ति मौका परस्त हो गया है, अर्थात अपने हित की बात करता है। जब कोई असामाजिक तत्व ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है तो उस व्यक्ति की तवज्जो करने लग जाता है। इसीलिए दिवाकर जी बाजोरिया से कहते हैं कि अरे आज मज़े की बात है, आज गृह मंत्री आपके दोस्त हैं, क्योंकि वे आज गृह मंत्रालय को संभालते हैं। लेकिन वही जब 1942 की सरकार में गृह मंत्रालय को नहीं संभालते थे, तब आपके मित्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब उनसे आपका कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था और उन्हें पुलिस किसी कारणवश हथकड़ियाँ पहनाकर आपके द्वार से ले गई थी। उस दिन आप दौड़कर गृह मंत्री से गले नहीं मिले कि ये मेरे मित्र हैं जो जा रहे हैं, और आज मिले हैं, अर्थात आज आप उनसे गले मिल करके बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने पत्र की या अपने अखबार की चीज़ें छपवानी हैं, आपको अपने अनुसार करना है। जब ये गृह मंत्री हैं, उस दिन तो आप मिलिट्री भर्ती के लिए युवकों के ठेके ले रहे थे और आपके पत्र अंग्रेजी के विज्ञापनों को प्रकाशित कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेसी गुंडे हैं, अर्थात वो अपना आतताई करते हैं। और आज आप कांग्रेस के समर्थक हैं। कम से कम चटर्जी ने गृह मंत्री अर्थात कांग्रेस को गुंडा तो नहीं कहा जो आपने कहा है, अर्थात कि किस तरह पे एक बड़े पद पर आसीन हो जाने से व्यक्ति उसकी गुलामी करता है और फिर अपनी बात का संपादन करवाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर लेखक ने इस ओर संकेत किया है। विशेष में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पत्रकारिता है उसका एक झुकाव, एक तरह की विकृति को ग्रसित उसको दिखाया गया है कि जिसकी सरकार होती है उसी के पक्ष में वो बोलती है। दूसरा,
सामाजिक मूल्यों को तोड़ते हुए यहाँ पूंजीवादी व स्वार्थपरता को दिखाया गया है। तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि इसकी भाषा शैली सरल एवं सहज है, जो कि सामान्य पाठक को आकर्षित अपनी ओर करती है। इस तरह से ये एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे जिनको हमने व्याख्या के द्वारा देखने का प्रयास किया है। आगे हम लोग जो हैं इस एकांकी पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न आप लोगों के बनते हैं, उनकी चर्चा मैं करूँगी।